ड्रामा की शुरुआत में हम यहाँ पर देखते हैं जेनी को, जो कि यहाँ पर मेंटल हॉस्पिटल से फाइनली रिकवर होकर बाहर आ चुकी थी। डॉक्टर भी यहाँ पर उसे यही कह रहे थे कि मेक श्योर करना कि तुम अपनी फैमिली के साथ हंसते खेलते अपनी आगे की जिंदगी को बिताओगी। जेनी बोलती कि हंसते खेलते तो मैं जरूर बिताऊंगी, पर वो हंसेंगे या रोएंगे ये मुझे नहीं पता। डॉक्टर तो यहाँ पर जेनी से सीधे मुंह बात भी नहीं कर पाते। एंड इतने में यहाँ पर आ जाता है जी, उसे बेग करने के लिए, जो कि चिल्ला कर उसे गाड़ी में बैठने के लिए कह रहा था। अब जेनी यहाँ पर अपने पास की स्टोरी हमें बता रही होती है कि किस तरीके से यहाँ पर मो फैमिली ने जबरदस्ती उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया था। हालांकि वो एक मेंटल पेशेंट बिल्कुल भी नहीं थी, और वहां रहकर उसकी सिक्योरिटी का कोई पता नहीं था, क्योंकि सभी लोग उसे बुली किया करते थे और वो भी धीरे धीरे डेंजरस होती जा चुकी थी। अब हालांकि उसकी डेथ हो चुकी थी, बट ये उसका रीबर्थ है, जहां पर अब प्रीवियस वाली जेनी, जो कि एकदम इनोसेंट शांत सी लड़की थी, वो कम्प्लीटली बदल चुकी है एक ऐसी पर्सन में जो कि अपना रिवेंज लेकर ही रहेगी। जी से वो कहते कि अरे वाह, तुम तो बड़े खुश नजर आ रहे हो, लगता है यहाँ पर मेरे जाने के बाद फैमिली वालों ने बहुत खुशी मनाई होगी। जी कहते कि हाँ, तुम नहीं थी तो फिर फैमिली में बहुत शांति थी, लेकिन अब जब तुम आ गई हो तो ढंग से रहना, फैमिली की शांति को अशांति मत बना देना। जनी बोलती कि जरूर जरूर, मैं अपने फैमिली वालों से इतना प्यार करती हूँ, मैं तो नहीं उन्हें नुकसान पहुंचाऊंगी। ऐसा बोलते हुए यहाँ पर वो कार में बैठ जाती है। जी यहाँ पर कहने लग जाता है कि देखो, घर जाकर तुम्हें यहाँ पर ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, ऐसे भी हम सब तुम्हारे बारे में बहुत सोचते हैं। जेनी समझ जाती कि जरूर अब यहाँ पर वो उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेगा ही, उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। जी कहने लग जाता है कि हमने यहाँ पर तुम्हारी शादी मिस्टर वैंग के साथ में फिक्स करवा दी है। अब तुम्हें तो पता ही है कि वो कितना अच्छा बिजनेस कर लेते, तो वो उस घर में जाकर ऐश आराम की जिंदगी जी सकती हो। जेनी कहती कि अरे वाह, मिस्टर वैंग वही बुढ़ा इंसान ना जिसकी 3 वाइफ मर चुकी है, और उसी ने उन तीनों को मरने पर मजबूर किया है। लगता है यहाँ पर तुम लोग मुझे फोर्थ लिस्ट में डालना चाहते हो। जी कहते हैं कि बकवास बातें करना बंद करो, वो सब कुछ सिर्फ एक रूमर्स है। हाँ, वो तुमसे एज में बड़ा है तो इसमें क्या हो गया, लड़के अक्सर यहाँ पर एज में बड़े ही होती है। जेनी यहाँ पर हंसने लग जाती है, कहती है कि कितनी अच्छी बात है ना, वो एक पर्वत है और मैं यहाँ पर एक साइकोपैथ हूँ, हम दोनों की लाइफ मैच मेड इन हेवन है। जी कहते हैं कि चलो, एटलीस्ट तुम राजी तो हो गए शादी करने के लिए और ड्रामा नहीं कर रही हो। बट जानी तो ये सब कुछ जानबूझकर बोल रही थी, एंड वो सचमुच एक साइकोपैथ जैसे बिहेव कर रही होती है। वो रास्ते को देखकर हंसने लग जाती है। जी कहते हैं कि तुम सचमुच अभी तक ठीक नहीं हुई क्या, ऐसा लगता है कि जैसे तुम और पागल बनकर आ चुकी हो। जनी बोलती कि नहीं, मेरी तो आंखें खुल चुकी है मेंटल हॉस्पिटल जाकर। तुम्हें कभी इमेजिन किया है कि अगर रास्ते में यहाँ पर तुम्हारी कार यहाँ वहाँ होने लग जाए, तो क्या सचमुच तुम मर जाओगे या फिर तुम जिंदा बचोगे। जी कहता है कि बकवास बातें करना बंद करो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर ऐसी बातें करोगी तो क्या मैं तुमसे डर जाऊंगा। जैनी कहती कि नहीं भैया, मैं तुम्हें डरा थोड़ी ना रही हूँ, मैं तो यहाँ पर बस लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ एडवेंचरस वे में। ऐसा बोलकर वो स्टीयरिंग व्हील को यहाँ वहाँ घुमाना शुरू कर देती है। जी के तो आत्मा ही बाहर निकल कर आ जाती है एंड गाड़ी की टकरार हो जाती है। जानी अपने आप को संभाल कर कार से बाहर निकलती है और रोते हुए यहाँ पर हॉस्पिटल में कॉल लगाती है, ये बताते हुए कि इमरजेंसी है, मेरे भाई ने अभी अभी डिस्कवर किया था कि उसे एड्स हो चुका है। वो इमोशनली इतना ज्यादा अनस्टेबल हो गया कि वो अपनी जान देने पर तुल गया था। मैं तो बच गई, लेकिन हमारा बहुत खराब एक्सीडेंट हो चुका है। तो हॉस्पिटल वाले भी तुरंत एड्रेस पूछकर एम्बुलेंस भेजने की बात करने लग जाते। जैनी सोचती कि ये तो बस यहाँ पर फिर शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। तब तक वहां पर जी के फोन में डीसी का टेक्स्ट आ रहा था कि भैया प्लीज जल्दी घर आओ, आखिर कब तक हमें इस बिच का वेट करना पड़ेगा। जैनी सोचती कि तुम्हारे भैया का तो अच्छे से मैंने खेल खत्म कर दिया है, अब बारी यहाँ पर तुम्हारी है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं उस डेजी को, जो कि केक बनाकर करी थी। वो कहते कि फाइनली 3 साल बाद यहाँ पर मेडिसिन से वापस आ रही है, अच्छे से क्योर होकर। अब हम सभी लोग एज अ गुड फैमिली यूनाइटेड रहकर एक दूसरे के साथ में रह सकते। पर आंटी अभी भी यहाँ पर गुस्से में थी, वो कह रही होती कि उसे घर लाने की क्या जरूरत है। मैं तो बोलती हूँ कि आगे के 10 साल के लिए और उसे वहीं पर रखो, क्या पता वो और भी पागल बनकर वापस आई हो। और यहाँ पर जैसी वो आती है, वैसे ही वहां पर वो डीसी का मुंह उसे केक में दबा कर रख देती है। सभी लोग यहाँ पर उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं। जेनी कहती कि अरे, सब इतना सीरियस क्यों हो रहा है, मैं तो बस यहाँ पर अपनी सिस्टर के साथ मजाक कर रही थी। लगता है यहाँ पर डीसी को मेरा आना बहुत बुरा लग रहा है। डीसी कहती कि सिस्टर आई नो, तुम्हें नहीं अच्छा लगता होगा ना कि मैंने यहाँ पर इस घर में तुम्हारी जगह पे ले ली है, इसे तुम हमेशा मुझे इस तरीके से अटैक किया करती हो। एक काम करती हूँ, मैं नील डाउन कर तुमसे माफी मांग लेती हूँ। आंटी यहाँ पर उसे नील डाउन करने से मना कर देती है।
अंकल भी यहाँ पर जेनी पर चिल्ला रहे होते कि देखा, तुम अभी तक इतनी इमेच्योर हो, और बेचारी डेज़ी कितनी ज़्यादा सेंसिबल पर्सन है, अभी के अभी यहाँ पर उससे माफ़ी माँगो। डेज़ी कहती कि नहीं डैड, आप ऐसा मत बोलिए, वो अभी-अभी घर पर आई है, हमें यहाँ पर जेनी से इतना रूडली नहीं बात करना चाहिए। मैं तो बस चाहती हूँ कि मेरी सिस्टर की यहाँ पर मिस्टर वैंग के साथ शादी हो जाए, वो भी शादी करने के लिए रेडी हो जाए। बस इसके अलावा अगर इसके बदले मुझे थप्पड़ भी खाना पड़े, नील डाउन भी होना पड़े, तो वो भी मैं करने के लिए रेडी हूँ, मेरी सिस्टर की खुशी के लिए। जेनी बोलती कि अरे वाह! क्यों ना ये सब कुछ तुम ही कर लो। और ऐसा बोलकर यहाँ पर वो उसे थप्पड़ मारने वाली थी। पर अंकल यहाँ पर जेनी को रोकते और उसे चिल्लाने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अंकल का गुस्सा जेनी को रोकता नहीं है। वो यहाँ पर डेज़ी को एक नहीं, दो नहीं, 3-4 थप्पड़ मारती है और उसे लात से मार के भी गिरा देती है। इतना कि इस बार सचमुच यहाँ पर डेज़ी को भी डर लगने लग जाता है जेनी से। तब वो यहाँ पे अपनी मम्मा के सामने रोना-धोना शुरू कर देती है। जेनी बोलती कि माफ़ करना सिस्टर, मुझे यहाँ पर तुम्हारे एक साइड का गाल कुछ ज़्यादा ही सूजा हुआ लग रहा है। दूसरे पे मारकर इक्वलाइज़ कर दूँ? ऐसा बोलकर वो उसे और मारने वाली थी। अंकल कहते कि रुक जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। और यहाँ पर अंकल तेज़ी से कहते कि बेटा, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, बस कुछ समय की बात है। एक बार यहाँ पर नॉर्मली हमारी फैमिली मीटिंग हो जाए, उसके बाद में तो तुम्हें यहाँ पर कोई भी चीज़ों को सहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा बोलकर वो स्टाफ को बुलाते एंड जेनी को रूम में लॉक करने के लिए कह देते हैं। जेनी भी खुशी-खुशी जाने लग जाती है, बिकॉज़ यहाँ पर उसे बड़े ही अच्छे से अपना वेलकम कर लिया है, बड़ी ही सैटिस्फैक्शन वे में। वह यहाँ पर डेज़ी की तरफ हँसते-हँसते उसे देखते हुए जा रही होती है। डेज़ी को भी पता होता है कि जेनी ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है। वहीं दूसरी यहाँ पर बाद में डेज़ी जो है मेंटल हॉस्पिटल में कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी, पर सब इतने बिजी थे कि कोई यहाँ पर उसका कॉल पिक नहीं कर रहा था। लेकिन कुछ समय पास उसके पास एक वीडियो आ जाती है जेनी को लेकर, जो वीडियो यहाँ पर काफ़ी थी सभी के सामने दिखाकर जेनी की रेपुटेशन डाउन करने के लिए। और वो ये चीज़ कर जेनी को जताना चाहती थी कि भले तुम यहाँ पर आकर मुझे कितना भी क्यों ना मार लो, सभी के सामने तुम्हारी रेपुटेशन तो मैं ही डाउन करूंगी। वही दूसरी यहाँ पर जेनी थी जिसे सब कुछ पता होता है कि आखिर फिलहाल यहाँ पर डेज़ी क्या कुछ नहीं करने वाली है, और जो डेज़ी करेगी वो एक्चुअल में उसी की लाइफ के रिगार्डिंग होगा और वो अपनी ही खुद की रेपुटेशन डाउन करके रख देगी। जेनी यहाँ पर रेडी होकर इवेंट के लिए निकल पड़ती है, जहाँ पर कॉरिडोर में उसे किम दिख जाता है और वो जानबूझकर यहाँ पर किम से लाइटर मांगकर वहां से जाती है, ताकि वो यहाँ पर किम के सामने अपने आप का अटेंशन ग्रैब कर सके। एंड यहाँ पर ठीक ऐसा ही होता है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर इवेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी के सभी लोग जो है तारीफ कर रहे होते हैं डेज़ी की कि आखिर यहाँ पर वो दिखने में कितनी ज्यादा प्रिटी दिखती है। डेज़ी को भी यहाँ पर बहुत खुशी हो रही थी। वो कहती है कि इस जब का मैं यहाँ पर जो भी श्रेय है अपने मॉम डैड को देना चाहती हूँ, उनकी अपब्रिंगिंग की वजह से मैं यहाँ पर इतनी अच्छी हूँ। और वही दूसरी यहाँ पर होती है जेनी, जो कि वहाँ पर ग्रैंड एंट्री लेती है और उसकी इस एंट्री से यहाँ पर सभी का अटेंशन जेनी की तरफ चला जाता है और सभी लोग डेज़ी को बुलाकर सिर्फ और सिर्फ जेनी की तारीफ करना शुरू कर देते कि आखिर वो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल एंड प्रिटी लग रही है, जैसे कि कोई मिस यूनिवर्स यहाँ पर आई हो। तब यहाँ पर डेज़ी को गुस्सा आ जाता है कि हर बार ये मेरी लाइमलाइट चुरा कर ले जाती है, बट आज कोई बात नहीं, ये तो आखिरी बार होने वाला है, बिकॉज आज तो तमाशा सभी के सामने होगा। वो जेनी की लाइफ को बर्बाद करके रख देगा। जानबूझकर यहाँ पर वो सभी के सामने कहने लग जाती है कि हाँ प्लीज, मेरी सिस्टर दिखने में हर एक वे में परफेक्ट है, आप लोग प्लीज हम दोनों को कंपेयर मत कीजिएगा। माना कि उसे मेंटल इलनेस थी, लेकिन वो दिखने में बहुत ब्यूटीफुल दिखती है। ये सब बोलते हुए वो सभी के सामने जताना चाहती थी कि वो एक पागल पेशेंट है और कुछ भी नहीं। जेनी बोलते कि डेज़ी, तुम मुझसे कंपैरिजन कभी नहीं कर सकती, क्योंकि एक प्लास्टिक ब्यूटी और नेचुरल ब्यूटी में बहुत फर्क होता है। तुम्हारी डबल आईलिड सर्जरी, तुम्हारी नोज सर्जरी, इनफैक्ट तुम्हारी चेस्ट सर्जरी, तुम्हारी पूरी बॉडी प्लास्टिक की बनी हुई है। तो फिर तुम यहाँ पर एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग से अपना कंपैरिजन ना करो तो बेहतर है। ये चीज सुनते यहाँ पर सभी लोग डेज़ी पर हंसने लग जाते हैं। मनी मन डेज़ी कहते कोई बात नहीं, जितना मजाक बनाना है बना लो, बिकॉज आज से तुम्हारा खेल खत्म है जेनी। वो जेनी के पास जाकर बोलती है कि क्या हुआ, अगर तुम नेचुरली ब्यूटीफुल लगती हो तो क्या फायदा इन सभी चीजों का। इन दी एंड तुम्हारी शादी तो यहाँ पर उस बुढ़े वैंग के साथ में होने वाली है। तुम्हें तो पता ही होगा कि उसकी तीनों वाइफ के साथ क्या हुआ था। हमारा भी इरादा है तुम्हें उसकी फोर्थ वाइफ बनाकर वही अंजाम देना जो कि उसकी तीनों वाइफ्स के साथ हुआ था। और यहाँ पर जानबूझकर वो उसके पास आती है और खुद ब खुद नीचे गिर जाती है, कहने लग जाती है कि तुम मुझे ऐसे कैसे धक्का दे सकती हो। जेनी हंसती एंड कहती कि तुम बिल्कुल नहीं बदली हो, अभी भी पुरानी ट्रिक्स ही आजमा रही हो। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हर बार की तरह उस बार भी डेज़ी जानबूझकर यहाँ पर जेनी से उसकी चीजें मांग रही होती है।
वो चीज़ है जो कि यहाँ पर जेनी को ही बिलॉन्ग करती है। और जेनी के मना करने पर उसका गुस्सा बढ़ जाता है। वो उसे मारती तो थी, लेकिन जब वो अपनी मम्मा को आते ही देखती है तो वो खुद ब खुद नीचे गिर जाती है और रोने का ड्रामा करती है कि सिस्टर प्लीज मुझे मत मारो, तुम्हें जो कुछ चाहिए वो मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगी। एंड आंटी यहाँ पर गुस्से में आकर जेनी को थप्पड़ मारती है। ये कहते कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अपनी सिस्टर को यहाँ पर बुली कर रही हो, नेक्स्ट टाइम से सकिया तो सचमुच मेंटल हॉस्पिटल भेज दूंगी। एंड वो लोग यहाँ पर जेनी की एक बार भी कोई बात नहीं सुनते और ना ही कुछ सुनने के लिए रेडी थे। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर जेनी तेजी से बोलते कि अरे वाह, ये सीन तो सिमिलर नजर आ रहा है 3 साल पहले, जो भी तुम यहाँ पर मेरे साथ क्या करती थी। डेज़ी बोलती कि प्लीज मुझे इस तरीके से मत मारो, मुझे भी लग रहा है और तुम्हारे हाथों को भी तो लग रहा होगा। जेनी बोलते कि अरे वाह, तुम तो मेरी कितनी फिक्र करती हो। ऐसा बोलते हुए यहाँ पर वो उसे पैर से मारती है। ये कहते कि अब देखना, अब मेरे हाथों का चोट बिल्कुल नहीं पहुंचेगी। तब तक वहां पर किम भी आ जाता है और वो उसे नोटिस कर रहा था। जिस वजह से यहाँ पर सभी लोग भी जानी से यही कह रहे थे कि तुम तो कुछ ज्यादा साइकोपैथ निकली, तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल में ही रहना ठीक होगा। किम को तो यहाँ पर जनी बहुत इंटरेस्टिंग लगने लग जाती है। वही दो सब यहाँ पर देखते उसके बड़े भाई जाओ को, जो कि जनी को रोक रहा था, पर जनी उसे कहती कि तुम ना बोलो तो ज्यादा बेहतर है, तुम्हारा चश्मे का नंबर लगता है कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है तुम्हें समझ नहीं आ रहा। शुरुआत से लेकर अब तक गलती चाहे मेरी हो या फिर उसकी, हमेशा जो सजा यहाँ पर मुझे ही मिली है। हालांकि गलती शुरुआत से यहाँ पर डीसी करती आ रही है, बट कोई मेरी बात को सुनने के लिए तक रेडी नहीं है। तो फिर तुम सभी मुझसे क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बातें सुनने के लिए रुकूंगी। ये बात सुनते ही यहाँ पर सभी को जाने के लिए बुरा लगने लग जाता है कि ऐसी बात है, लगता है इन्हीं सभी हार्श चीजों की वजह से इन सभी हार्श चीजों का इम्पैक्ट तुम पर पड़ा है। तब यहाँ पर अंकल सब उसे कहने लग जाते हैं कि उसकी बातों पर बिलीव मत कीजिए, वो एक मेंटल पेशेंट है, वो बहुत झूठ बोलती है। जेनी बोलती कि अच्छा, अगर मैं झूठ बोलती हूँ तो ये भी कह दो कि ये भी झूठ है कि 3 साल पहले तुम लोग किस तरीके से कंटिन्यूसली मेरे हाथ पैर बांधकर मुझे बेसमेंट में रखा करते थे, मुझे खाना पानी कुछ नहीं देते थे और धमकी भी दिया करते थे कि अगर मैंने जरा से भी आवाज की तो मुझे जान से मार दिया जाएगा। अब बताओ साइकोपैथ मैं हूँ या फिर तुम सब। लेकिन हाँ, मानना पड़ेगा, मेरी सिस्टर जेजी मेरा बहुत ख्याल रखती थी, वो मुझे एटलीस्ट अपने हाथों से खाना तो खिलाती थी। फिर जेनी यहाँ पर सभी के सामने डेमो देती है कि आखिर किस तरीके से जीसस के बाल खींचकर उसे जबरदस्ती कचरा खिलाया करती थी। और ये चीजें करते यहाँ पर डेज़ी की प्यारी मॉम से रहा नहीं जाता, वो जेनी को यहाँ पर डेज़ी से दूर कर देती है। अंकल कहते कि देखो बेटा, अगर तुम्हें यहाँ पर हम सब से कुछ कंप्लेन है तो हमें बताओ ना, इस तरीके से सभी के सामने तुम तमाशा मत क्रिएट करो जेनी, तुम जो बोलोगी हम वो सब कुछ करेंगे। जेनी कहते कि पक्का प्रॉमिस। अंकल कहते कि हाँ, तुम बस बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जेनी बोलते कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, एक काम कीजिए, आप सभी अलग अलग मेंटल हॉस्पिटल के वार्ड में चले जाइए, लेकिन हाँ, उसके पहले जिस तरीके से आप मुझे हाथ पैर बांध कर बेसमेंट में रखते थे वो भी करिएगा। 3 दिन तक, 3 रात तक, न खाना न पानी, पानी में जरूर दूंगी जमीन पे गिराकर, और उसे लिक करते हुए आप पीना, जैसे आप लोग मुझे कहा करते थे। ये सब कुछ कर लो, फिर मैं तुम सभी लोगों को माफ कर दूंगी। ये सुनते ही यहाँ पर किम हैरान हो जाता है कि क्या ये फैमिली सचमुच यहाँ पर जाने को इतना अब्यूज करती थी। तब वो अपने असिस्टेंट से कहकर तुरंत ही इन सभी चीजों का पता लगाने के लिए बोल देता है। वही दूसरी यहाँ पर डेजी होती है जिसके पास एक अनोनिमस पर्सन वो पेन ड्राइव देने के लिए आ जाता है। यहाँ पर तो जाओ जेनी पर चिल्लाने लग जाता है। जेनी बोलते कि हाँ हाँ, अब तो मैं तुम सभी को हिपोक्रेट लगी रही रहूंगी। डेजी कहते कि प्लीज आप सभी लोग यहाँ पर जेनी से ऐसे मत बात कीजिए, मैं समझ सकती कि आखिर जेनी की हालत ऐसे क्यों है, गलती सभी की सभी मेरी है, मैंने यहाँ पर जेनी का ढंग से ध्यान जो नहीं रखा। वो जब मेंटल हॉस्पिटल में थी तब यहाँ पर उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद ऐसा बिहेव करना तो बहुत नॉर्मल है। सभी पूछने लग जाते कि आगे वो कौन से बिहेवियर की बात कर रही है। डीजी कहती कि अब मैं कैसे बताऊं कि किस तरीके से अलग अलग मैन मेरी बहन को bully किया करते थे। माफ करना, वो मेरी सिस्टर है इसलिए मैं किसी को एविडेंस नहीं दिखा सकती। आंटी कहती कि नहीं, तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा ताकि दुनिया वालों को पता चले कि तुम इनोसेंट हो और ये लड़की कितनी ज्यादा स्मार्ट एंड क्लेवर है। अंकल कहते कि सही कहा, अगर तुम सभी के सामने हमारी बेइज्जती कर सकती हो तो फिर जाहिर सी बात है कि लोगों को यहाँ पर तुम्हारे भी मेंटल इलनेस के बारे में पता चलना चाहिए कि आखिर यहाँ पर तुम वहाँ क्या कर रही थी। जाओ भी कहते कि हाँ जेसी, तुम्हारे पास जो कुछ भी एविडेंस है तुम दिखा सकती हो। जेसी कहते कि नहीं, मैं
मैं इन सभी चीज़ों का दोष अपने आप पर डाल देती हूँ। मैं अपने सिस्टर के कोई भी वीडियो वाले एविडेंसेस नहीं लीक करने वाली। मुझे मेरी सिस्टर की बहुत चिंता जो है। आंटी कहते कि बेटा तुम किससे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हो? वो लड़की जिसने आधे यहाँ पर तुम्हें मारना शुरू कर दिया। अंकल कहते कि सही कहा टीसी, हम जानते कि तुम कितनी काइंड हार्टेड हो, लेकिन प्लीज उन्हें यहाँ पर सबक सिखाना बहुत जरूरी है जो कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी करते। जेनी को तो यहाँ पे बहुत हंसी आ रही थी अपनी ऐसी फैमिली को देखते हुए जो कि जस्टिस की बातें कर रहे होते। ज़ाब यहाँ पर डेज़ी से कह रहा था। डेज़ी बोलती कि नहीं मेरी सिस्टर एंग्री हो जाएगी। जेनी बोलती कि मुझे गुस्सा तो तब आएगा ना जब तुम प्रॉपर एविडेंस नहीं दे पाओगी। क्या पता ये फोर्क ही मैं तुम्हारे गले के नीचे उतार दूँ। एंड यहाँ पर डेज़ी कहती है कि ये लो एविडेंस, अब मैं नहीं रुक सकती, तुमने मुझे फोर्स किया है। जिसके बाद यहाँ पे वो वीडियो प्ले होना शुरू हो जाता है। डेज़ी यहाँ पे जेनी के पास जाती है और कहती कि अब देखना, अब यहाँ पर तुम्हारी स्टोरी इस सिटी के हर एक इंसान को पता होगी, वो भी बहुत अच्छे से। सबके पास ये स्टोरी सिर्फ यहीं पर नहीं, उनके फोटोज पर भी पर्सनल लिंक्स चले जाएंगे और फोन में पर्सनल लिंक जाने के बाद वो जिस इंटरनेट से कभी नहीं हटाई जा सकती। सभी लोग यहाँ पर वीडियो देखकर शॉक हो जाते और डेज़ी का नाम बोलने लगते। डेज़ी जैसे उस वीडियो को देखती है वो तो उस वीडियो में बड़ी इंजॉय कर रही थी और मैं सभी से कहने लग जाती कि ये सब क्या है, ये वीडियो तो नहीं थी, मैंने सच में अच्छी वाली वीडियो सेव की थी। ये सब सुनने पर सबको समझ आ जाता है कि डेज़ी जानबूझकर यहाँ पर जेनी को फंसाने की कोशिश कर रही है। जेनी कहती कि क्यों डेज़ी तुम ये कहना चाहती हो कि मैंने तुम्हें फोर्स किया ये सब कुछ करने के लिए? डेज़ी कहती कि सही कहा, तुमने जबरदस्ती मुझसे वीडियो शूट करवाया। जेनी बोलती कि ठीक है, एक काम क्यों नहीं करती, सभी के सभी लोग एविडेंस और तुम्हें कह भी दिया कि मैंने जबरदस्ती इस वीडियो को शूट करवाया, तो क्यों ना तुम यहाँ पर पुलिस को बुला दो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और डेज़ी को पता था कि वो ऐसा नहीं कर सकती, बिकॉज अगर उसने ऐसा किया तो वो अच्छा खासा फंस जाएगी, तो वो तुरंत ही मना कर देती है और लोग यहाँ पर डेज़ी पर हंसने लग जाते हैं। एंड वे सभी लोग यहाँ पर डेज़ी से आंसर मांगना शुरू कर देते हैं। डेज़ी पे बेहोश हो जाती है। आंटी घबराहट के मारे एम्बुलेंस को बुलाने की कोशिश करती है। जेनी बोलती कोई बात नहीं, मैं हूं ना। अंकल कहते कि तुम तो यहाँ पर मेरी बेटी से दूर ही रहना। और सभी लोग यहाँ पर डेज़ी को लेकर टेंशन में आ जाते हैं, पर जेनी के पास तो यहाँ इंस्टेंट सोल्यूशन होता है। वो वाइन की बोतल लेकर पूरा वाइन उसी के मुंह पर गिरा देती है और तुरंत ही यहाँ पर डेज़ी उठ जाती है, जिससे सभी को पता चल जाता है कि मारना पड़ेगा। ये फैमिली तो कितनी बड़ी ड्रामेबाज है, सबको एक्टिंग करना बड़ी अच्छे से आता है। ज़ा यहाँ पर जेनी से कहने लग जाता है कि तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिल गया डेज़ी की हालत ऐसी बनाकर, अब तो तुम बहुत खुश हो रही होगी जेनी। जेनी कहती कि लगता है तुम भूल रहे हो, तुम सभी यहाँ पर डेज़ी को फोर्स कर रहे थे उस वीडियो को अपलोड करने के लिए, गलती मेरी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आंटी कहते कि इस इवेंट से पहले तो तुम्हारी शादी करवा देनी चाहिए थी उस वैंग के साथ में, तब जाकर हमारी तसल्ली मिलती हमें। जेनी बोलने लग रही थी कि रिवा, वैंग के बारे में तो मैं भूल ही गई। मिस्टर वैंग आप यहाँ पर आते क्यों नहीं है और बताते क्यों नहीं कि आपको मैं पसंद हूँ या फिर मेरी लिटिल सिस्टर पसंद है? डेज़ी यहाँ पर छुपना शुरू कर देती है और अंकल आंटी को आप समझ जाते हैं कि वैंग तो बुढ़ा इंसान है, वो डेज़ी के साथ ना शादी कर सकता है। डेज़ी कहते कि माँ मैं हरगिज़ शादी नहीं करूंगी। अंकल भी यहाँ पर जेनी पर चिल्ला रहे होते कि देखो डेज़ी छोटी है, वो 50 साल के बुड्ढे के साथ शादी कैसे कर सकती है, तुम उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो। जेनी सभी से कहती कि देख लिया कि आखिर ये घर वाले कितना ज्यादा पार्शलिटी करते, उनके अकॉर्डिंग अगर मैंने यहाँ पर बैंक के साथ शादी की तो फिर मेरी लाइफ यहाँ पर हेवनली हो जाएगी और वो मुझसे बड़ा ज्यादा है नहीं, लेकिन अगर यही शादी डीसी करती है तो वो एक बुढ़ा इंसान है और उसकी लाइफ हेल बनकर रह जाएगी। लेकिन ये डिसीजन हमें वैंग पर छोड़ देना चाहिए। ऐसा बोलकर वो वैंग को बुलाने लग जाती है। किम को तो यहाँ पर समझ आ जाता है कि जेनी ने यहाँ पर ये सब कुछ प्लान किया हुआ है और मिस्टर वैंग भी यहाँ पर डेजी से शादी की बात करना शुरू कर देते। उस समय यहाँ पर होती है डेजी जो कि मना करी थी। अंकल भी आकर मिस्टर वैंग से कहते कि देखिए शादी की बात यहाँ पर जेनी के साथ हुई है। वैंग कहते कि लगता है तुम भूल रहे हो, तुम्हारे अकाउंट में मैंने 1 महीने पहले पैसे ट्रांसफर कर दिए थे। शादी किसके साथ करनी है वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है और मैं यहाँ पर तुम्हारी छोटी बेटी को चूज करना चाहता हूँ। ये सुनते यहाँ पर डेजी चिल्लाने लग जाती है। अंकल कहते कि प्लीज मिस्टर वैंग हमें थोड़ा सा समय दे दीजिए, हम इस टॉपिक पर सभी के सामने डिस्कशन नहीं कर सकते, और वह सभी को वहां से जाने के लिए कह देते हैं, ये बोलते हुए कि आज का इवेंट यहीं पर खत्म होता है और यहाँ की बात कहीं भी बाहर नहीं जानी चाहिए। और वो वीडियो एक फेक वीडियो है जहाँ पर उस वीडियो को फेक बनाने वाले इंसान को मैं जरूर ढूंढ कर सजा देकर रहूंगा। सभी लोग वहां से चले जाते हैं और किम भी जाने लगता है। आंटी यहाँ पर किम से रुकती है एंड कहती है कि वो हमारी शादी के बाद टीसी के साथ होने वाली थी। असिस्टेंट यहाँ पर किम के बदले जवाब देते थे कि माफ करिएगा मैडम, यहाँ पर मिस्टर किम के और आप जानते नहीं है, लगता है आप भूल रहे हैं कि वो मिस्टर किम है
जो कि ऐसे किसी ऐरी-गैरी लड़की यानी कि उस डेज़ी के साथ शादी नहीं कर सकते। आपको तो पता ही है कि आपकी बेटी कितनी कनिंग है। ऐसा मुँह तोड़ जवाब देकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जेनी भी यही चाहती थी और डिट्टो वही होता है। पर जब वो जा रही होती है इतने में यहाँ पर किम उसे कॉरिडोर में खींच लेता है। किम उससे कहता है कि तुम मत समझ जाओ कि तुमने शुरुआत में कॉरिडोर में मुझे जानबूझकर अप्रोच किया था। जेनी कहते हैं कि तुम तो स्मार्ट हो ही, तो मुझे एक्सप्लेन करने की क्या ही जरूरत है। वह यहाँ पर जानबूझकर उसे क्लोज होती है। किम भी कुछ कम नहीं था, वो खुद भी उसे अप्रोच कर रहा था और ये चीज की वजह से यहाँ पर वो शाय फील करने लग जाती है। जहाँ पर किम मुझसे कहता है कि देखो आई अंडरस्टैंड, अभी तो फिलहाल ये सब कुछ तुम्हारे लिए शुरुआती होगा। तुम चाहो तो मैं यहाँ पर तुम्हारे प्लान को और अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकता हूँ तुम्हारी मदद करते हुए। इन रिटर्न तुम भी मेरी मदद कर सकती हो। जानी बोलती कि जरूर, मैं जरूर इसके बारे में सोचूंगी। फिर वो लोग अपने अपने रास्ते जाने लग जाते हैं। किम यहाँ पर उसकी हैप्पी ले लेता है। अनसेसन को बता रहा था कि फाइनली हमें यहाँ पर हमारी किम फैमिली की हाइनेस यानी कि बहू मिल चुकी है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं इस फैमिली को डिस्कशन करते हुए, जहाँ पर उन्हें समझ नहीं आया था कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। जनी सोचती कि बहुत अच्छी बात है, इसी तरीके से इनका फोकस मुझ पर रहना चाहिए। इनकी लाइफ जीते जी मैं हेल्प बनाना चाहती हूँ। वही दूसरे यहाँ पर वो अपने कमरे में जाती है, जहाँ पर इस फैमिली का एक फोटो लगा हुआ था। उस फोटो पर यहाँ पर उसने एरो डाला था उन पर्सन पे जिन पर्सन से उनसे यहाँ पर बदला लेना शुरू करते हैं। और अब नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर उसका भाई साव होने वाला है। जाओ को सभी के सामने इनोसेंट दिखता तो है, लेकिन वो है नहीं। वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट पर्सन है। जो भी चीजें करता है सोच समझ कर, एकदम कैलकुलेट कर कर करता है। इनफैक्ट वो भी उनमें से ही एक था जिसने यहाँ पर जेनी को बहुत ज्यादा बुली किया था। वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग था और वैसा इंसान तो भाई कहलाने के लायक भी नहीं है। तब तक वहां पर वो आ जाता है जहाँ पर वो जेनी को डराने की कोशिश करता है, पर जेनी तो यहाँ पर फ्लिक भी नहीं करती है। वो उसे कहता है कि देखो, तुम यहाँ पर उनके साथ खिलवाड़ कर सकती हो लेकिन मेरे साथ नहीं। भूलना मत कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था। एंड जेनी यहाँ पर उसी एरो को अपने नेक में डालती जगह डर के मारे वही पीछे हट जाता है। ये सोच कि तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा स्ट्रांग बनने का नाटक कर रही हो। मैं यहाँ पर तुम्हारी ये साइड को जरूर मजा चखा कर रहूंगा। जेनी बोलते कि समय आने पर सबके साथ वही होगा जो कि यहाँ पर कर्मों का फल होता है। वो उसे बताने लग जाता कि कल रेडी हो जाना, बिकॉज हम ग्रैंडपा ग्रैंडमा के घर जा रहे हैं। और जेनी को पता होता है कि भले यहाँ पर वो लोग एज अ फैमिली यहाँ क्यों ना रह रहे हो, असल में इस फैमिली को चलाने वाले हेड ऑफ द मेंबर्स में से ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा ही है। नेक्स्ट वो सभी लोग रेडी होकर आ जाते हैं। जेनी उनसे कहती कि ये क्या, रात भर सोए नहीं हो क्या या फिर नहा कर नहीं आए हो? सभी का मुंह ऐसा पेल लग रहा है, लगता है शुरू हो अभी से ही एक्टिंग करना, ताकि जाकर वहां पर रोना धोना करके मेरी कंप्लेन कर सको। डीजी तो ऑब्वियसली रोने लग जाती कि मॉम, वो सब कुछ एआई जनरेटेड वीडियो है, आप तो मुझ पर भरोसा जरूर करती है ना। अंकल आंटी कहते कि हाँ तुम प्लीज यहाँ पे मत रहो, ऐसे भी किसी को उस चीज के बारे में नहीं पता चलेगा और हम सब तुम पर भरोसा करते हैं। वही दूसरी यहाँ पर होती है जारी, जो कि हद से लगती है। कहती कि कितना मजा आता है ना कि अगर मेरे साथ साथ यहाँ पर तुम सभी पागल हो जाओ तो एक साथ हम मेंटल हॉस्पिटल में ही अपना घर बना लेंगे। तब तक वहां पर जाम आ जाता है एंड कहते कि मुंह बंद रखो, घर पहुंचने तक यहाँ पर कोई भी कोई बातें नहीं करेगा। ऐसे भी यहाँ पर उस घर तक सारी बातें पहुंच गई होगी, तो हमें यहाँ पर सिचुएशन को अंडर कंट्रोल रखना होगा। सभी लोग काम में बैठने लगते। डेजी जन्नी से कहते कि देखा, अब तो ये भी तुम्हें पसंद नहीं करता। देखना धीरे धीरे यहाँ पर सभी लोग कैसे तुम्हें वापस से मेंटल हॉस्पिटल भेजेंगे। जेनी बोलती कि वो तो देखा जाएगा कि इस बार कौन मेंटल हॉस्पिटल जाएगा। वहीं दूसरे यहाँ पर उसे कॉल आ जाता है, जहाँ पर जेनी बोल रही होती कि मुझे किसी क्रेडिट कार्ड या लोन की जरूरत नहीं है, मेरा भाई बहुत अमीर है, तुम उसे पागल बना सकते हो। एंड ये कॉल यहाँ पर असल में किम ने किया होता है, जहाँ पर किम जेनी के कोड वर्ड वाली लैंग्वेज को तो बहुत जल्दी समझ जाता है एंड असिस्टेंट को यहाँ पर वर्क करने के लिए कह देता है। सभी लोग यहाँ पर उस ओल्ड हाउस में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं छोटे से बच्चे एबी को, जो कि बहुत ज्यादा बदतमीज होता है। वो आते ही यहाँ पर जाने के बारे में पूछता है और तब जानबूझकर यहाँ पर वो जाओ उसे बता रहा था, वो भी बड़ी पूरी तरीके से। ये सुनते ही यहाँ पर वो उसके सामने गन लेकर फायर करना शुरू करता है। जेनी को पता होता है और साथ साथ डिजी को भी कि इस घर में अगर यहाँ पर जेनी ने कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। और एबी को ग्रैंडपा और ग्रैंडमा बहुत ज्यादा लव करते हैं, जहाँ पर उसे एक खरोच भी आए तो उनकी सांस अटक जाती है। इसलिए जेनी चाहे भी तो कुछ कर नहीं सकती है, पर जेनी बीइंग जेनी वो क्यों नहीं कुछ करेगी। वो उसके हाथों से यहाँ पर वो राइफल छीन लेती है। टीसी कहती है कि सिस्टर, वो तो छोटा सा बच्चा है, उसे तो बोली मत करो। आंटी कहती कि सही काम, उसे अगर जरा से भी चोट लगी तो तुम बचोगी नहीं।
जाने कहते कि सभी के सभी एक्टिंग कितना अच्छा कर लेते हैं ना। बिजनेस के बदले एक्टिंग क्लासेस खोल लेते या फिर एक्टर एक्ट्रेसेस बन जाते तो बहुत पैसे कमाते, क्योंकि दिमाग तो तुम सभी का इस समय बहुत लगता है। जानबूझकर तुम बच्चे को टारगेट करो ताकि वो यहाँ पर मुझे बुली करे और मैं कुछ बोल भी ना पाऊँ, जिसके बाद ने वो उसे खींचते हुए बेडरूम के अंदर ले जाकर लॉक करवा देती है। डेजी यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है। वो अपनी मम्मा से कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, भैया साहब गए हैं ग्रैंडपा को बुलाने के लिए। अब बस देखिए होता क्या है। ग्रैंडपा जैसे ही आते हैं डेजी यहाँ पर बताने लग जाती है कि जेनी देखिए ना, बहुत ज्यादा गुस्से में थी, वो एबी को अंदर लेकर गई है, वो उसे चिल्ला रही होगी, मार रही होगी। तो ग्रैंडपा यहाँ पर अंदर की ओर चले जाते, लेकिन सब कुछ एकदम नॉर्मल सा था। जाओ कहते कि तुमने एबी को नुकसान नहीं पहुंचाया। जेनी कहती कि ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं एक बच्चे को नुकसान क्यों पहुंचाऊंगी, आखिर तुम्हारे थॉट्स इतने ईवल क्यों है। जा बोलता है कि जरूर तुमने उसे यहाँ पर डरा कर रखा होगा। डीजी कहती कि सही कहा, ए बी यहाँ पर इसने जो कुछ भी किया है सच सच बता दो, हम सब तुम्हारे साथ है, कोई तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं करेगा। सेम चीज यहाँ पर अंकल भी एबी से कह रहे होते हैं। और यहाँ पर एबी सभी को बताते हैं कि मेरी सिस्टर तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मुझे वो बहुत पसंद है। ये देखते यहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि रे वाह, एबी को तुम यहाँ पर पसंद आ गई। एबी अक्सर यहाँ पर किसी को भी पसंद नहीं करता है। जेनी बोलती कि देखिए, हमें यहाँ पर बच्चे के साथ फ्रेंडली होना चाहिए, एकदम ट्रांसपेरेंट और प्योर होना चाहिए। लेकिन असल में तो उसने यहाँ पर एबी को बहुत पीटा था, उससे माफी भी मंगवाया था, एंड यहाँ पर वो सुधर ही चुका था उसी माफी में और उसी मार में। वो यहाँ पर कहने लग जाती कि मैं और मेरी सिस्टर जनी, हम लाइफ टाइम के लिए एकदम बेस्ट फ्रेंड्स बनकर रहेंगे। बस इतना ही नहीं, जब सभी लोग लिविंग रूम में थे, वो यहाँ पर तो अपनी सिस्टर को चीजें सर्व भी कर रहा था। चीजें बोलती कि उस भाई को नौकर बनाकर रखा है, मैंने आज तक यहाँ पर इस बच्चे को किसी से सीधे मुंह बात तक करते नहीं देखा है, और आज ही इसका नौकर कैसे बन गया। जाओ जेनी से पूछते कि सच सच बता दो कि आखिर तुमने किया क्या है। जेनी डेजी कहते कि सही कहा, हम सभी को पता है कि एबी किसी की बातें जल्दी से सुनता नहीं है। जेनी बोलती कि वो इसलिए बिकॉज यहाँ पर वो एक बच्चा है और वो दिल का बहुत साफ है। लगता आप लोगों ने सुना नहीं है, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, और यहाँ पर अच्छे और बुरे की समझ बड़ी ही अच्छे से होती है। तो आप खुद समझ लीजिए कि आज तक उन्होंने जाओ की और डेसी की बातें क्यों नहीं सुनी है, और मुझे देखते ही इंस्टेंटली यहाँ पर मेरी बातें कैसे मानने लग गया। इन सभी बातों से यहाँ पर ग्रैंडपा अग्री करने लग जाते, बिकॉज बच्चों को यहाँ पर थोड़ी ना कोई कटिंग किसी की परवाह होती है, उन्हें तो यहाँ पर अच्छे और बुरे से सिर्फ फर्क समझ आता है। एंड ग्रैंडपा यहाँ पर यस्टरडे के इवेंट में हुई उस चीजों को सारी एड्रेस कर रहे थे, जहाँ पर बाद में जेनी खुद सामने से उठकर डेजी के पास चली जाती है, ये कहते हुए कि कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। डेजी तो कब लेने वाली थी, पर जेनी जानबूझकर फेंक देती है, एंड एज यूजुअल अब यहाँ पे वो डेजी बन जाती है। यानी कि जेनी यहाँ पर डेजी की तरह नाटक करना शुरू कर देती है, कहते हुए कि मैं मानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, इसलिए तुम्हारी वजह से मुझे मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़ा, और अब मैं तो जेन्युइनली तुमसे माफी मांग रही हूँ, तो फिर तुम मुझे माफ क्यों नहीं कर रही हो। डेज़ी कहती कि झूठ बोलना बंद करो, तुमने जानबूझकर कब गिरा है। जेनी यहाँ पर ग्रैंडपा कैसे कहती है कि आपने खुद देखा होगा, मैं तो उसे यहाँ पर प्यार से बस सर्व करने आई थी। एंड ग्रैंडपा यहाँ पर चिल्लाकर डेज़ी को चुप करवा देते हैं। वही दूसरी यहाँ पर जेनी कहती कि मैं बस यहाँ पर फैमिली की एक बेटी बनकर रहना चाहती हूँ। मुझे आज तक किसी ने यहाँ पर कोई प्रायोरिटाइज नहीं किया। जब मैंने कंपनी में जाने की बात की तो सभी लोगों ने मुझे पागल बुलाकर कंपनी में जाने का मौका भी नहीं दिया। मैं बस यहाँ पर अपनी लाइफ नॉर्मली जीना चाहती हूँ, बट कोई कोई मुझे वैल्यू ही नहीं करता। ग्रैंडपा जाओ यहाँ पर चिल्लाने लग जाता है। ग्रैंडपा जाओ को भी शांत करवा देते, एंड यहाँ पर जाओ ग्रैंडपा को याद दिला रहा था कि इसी की वजह से मिस्टर वैंग की डील उस समय कैंसिल हो गई थी। जेनी कहती कि ग्रैंडपा अब आप ही बताइए, मैं एक ऐसे इंसान के साथ शादी थोड़ी ना कर सकती हूँ जो कि मेरी डैड की उम्र का हो। डेजी भी तो ऑप्शन में है, लेकिन जब डेजी की पैरी आई तो सभी ने पार्शलिटी करना शुरू कर दी। अब आप बताइए कि किसके साथ जस्टिस हो रहा है और किसके साथ नहीं। ग्रैंडपा बातों को समझ जाते हैं एंड कहते कि जो कुछ हुआ हमें भूल जाना चाहिए। जेनी, तुम इतने टाइम बाद घर वापस आई हो, जहाँ पर फैमिली एक बार फिर से रीयूनाइटेड हो चुकी है। मैं कंपनी में भी यहाँ पर तुम्हें खुद से एंट्री दिलवाऊंगा। ये सुनते ही जाओ को तो बहुत गुस्सा आ जाता है, और डेजी का भी। बट जेनी का मिशन यहाँ पर हाफली यहीं पर खत्म हो जाता है, जो कि होता है कंपनी में एंटर करना और कंपनी को कम्प्लीटली एक्वायर करना। एंड हम यहाँ पर देखते हैं जी को, जो कि लंगड़ाते हुए घर पर आता है। जाओ को देखते वो समझ जाता है कि जेनी ने अपना वार इन पर करना भी शुरू कर दिया। जी तो अपना सबक सीख चुका था। वो जाओ को वार्निंग भी देता है। जाओ कहता है कि तुम मुझे मत सिखाओ कि आखिर क्या करना है, तुम जैसा नालायक इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है, और ऐसा बोलकर चला जाता है। बिकॉज शुरुआत से यहाँ पर जाओ और जी के बीच की चीजें ठीक नहीं होती थी। वो लोग डेजी की वजह से एक साथ में थे, और डेजी मेन रीजन थी उनके बीच झगड़ा लड़ाने वाली।
और ये तीनों एक साथ तभी होते हैं जब इन्हें यहाँ पर जेनी के ऊपर अटैक करना होता है। वही दूसरा यहाँ पर जी आकर कंप्लेन करना शुरू कर देता है। सभी को पता आ रहा होता है कि अभी तक पागल है, इससे जानबूझकर मेरी कार का एक्सीडेंट करवाया और जेनी की वजह से मेरी हालत यहाँ पर ऐसी बन गई है। जब जेनी यहाँ पर उन सभी को अपनी बातों में घुमाना शुरू करती है और ग्रैंडपा से कहती है कि आप चाहे तो यहाँ पर उस फुटेज को चेक भी कर सकते हैं कि किस तरीके से जी ने यहाँ पर अपने आप भी ये सब कुछ किया था। अब जी को याद आता है कि फुटेज तो उसके पास है नहीं, और अगर वो ना बोलेगा तब सभी को समझ आ जाएगा कि गलती उसकी है और वह गलती को छुपाने की कोशिश कर रहा है। इतने में यहाँ पर किम आ जाता है। किम को देखते ही यहाँ पर डेज़ी समझ जाती है कि वो उससे मिलने के लिए आया है। ग्रैंडपा यहाँ पर किम को देखकर बहुत खुश होते बिकॉज यहाँ पर किम की उन्हें खास जरूरत जो है अपनी कंपनी को लेकर। वो जाकर तो यहाँ पर उसे चिपकना भी शुरू कर देती है, लेकिन किम यहाँ पर डेज़ी को साइड हटाता है। कहता है कि अगर आप सबका डिल्यूजन खत्म हो गया हो तो मैं कुछ कहूँ। मैं यहाँ पर डेज़ी से नहीं बल्कि जेनी से स्पेशली मिलने के लिए आया हूँ। एंड यहाँ पर वह आकर उसकी हेल्प से लौटाता है और वहां से जाने लग जाता है, जहाँ डेज़ी उसे रोकते नहीं, कहते कि तुम मेरे बारे में बात नहीं करोगे। किम बोलता है कि माफ करना, तुम होती कौन हो मुझे यहाँ पर रोकने वाली, तुम मुझे डिजर्व नहीं करती। और ऐसा बोलकर वहां से वो चला जाता है, जहाँ पर डेज़ी का गुस्सा बढ़ता चला जाता। वही दूसरे यहाँ पर ग्रैंडपा थे, जो कि यहाँ पर जेनी को कुछ डॉक्यूमेंट्स दे रहे होते हैं। जो ये सब कुछ यहाँ पर डेज़ी देखती है और वो और ज्यादा जेलस फील करने लग जाती है, ये सोचते हुए कि अगर ये लड़की मर जाती तो ही बेहतर होता। जेनी स्विमिंग पूल के पास खड़ी थी, जहाँ पर डेज़ी शांति से और चुपके से आकर से धक्का मार देती है। वो यहाँ पर जेनी को सफर करता देखकर बहुत खुश हो रही थी, लेकिन जेनी तो बस यहाँ पर आग करी थी। वो बाहर निकलते ही डेज़ी को तुरंत ही धक्का मार देती है एंड डेज़ी अब यहाँ पर सफर कर रही थी। वो कंटिन्यूसली दीदी का सर दबाते हुए पानी में डुबाया जा रही थी, ये कहते हुए क्यों। समझ में आया कि जब तुम मेरे साथ ये सब कुछ करती थी तो कितना ज्यादा सफरफुल था ये सब कुछ। अब तो तुम्हें बहुत मजा आ रहा होगा ये सब कुछ पर्सनली एक्सपीरियंस करते हुए डेज़ी। वही दूसरे यहाँ पर जेनी और हम किम को देखते हैं, जहाँ पर जेनी किम से एक फेवर मांग रही थी, जो कि यहाँ पर कार एक्सीडेंट की फुटेज को रिकवर करने का होता है। किम कहता है कि जरूर, और कुछ हेल्प चाहिए होगी तो तुम मुझे जरूर बता सकती हो। जिसके बाद यहाँ पर किम आगे भी बात करना चाहता था, पर जेनी जानबूझकर उसे वहीं पर छोड़कर चली जाती है, ताकि किम यहाँ पर डेली क्यूरियस हो जाए और डेस्परेट हो जाए उससे बातें करने के लिए। किम भी यहाँ पर स्टाफ को कॉल कर कर काम पर लगने के लिए कह देता है, जिसके बाद में तो यहाँ पर जी बहुत खुश हो जाता है कि इतनी जल्दी यहाँ पर उसे फुटेज रिकवर कर कर कैसे मिल गया। अब उसे कौन बताए कि वो उसी जाल में फंसता चला जा रहा है। जेनी को यहाँ पर कॉल आ जाता है किम का, जो कि उसे उसके आगे का प्लान पूछ रही थी। जेनी बताते कि कुछ नहीं, मिल गई तो अच्छी बात है, मैं तो उसे बस यहाँ पर प्रवोक करना चाहती हूँ। जी यहाँ पर जेनी से मिलने के लिए आ जाता है, जहाँ पर वो उसे बता रहा था कि उसके पास तो इस पर प्रूफ है, जहाँ पर इस प्रूफ से तो जेनी बिल्कुल नहीं बच सकती है। जेनी वहां पर पागलों जैसे हंसने लग जाती है, कहती है कि काम क्यों नहीं करती, रिकॉर्डिंग शुरू कर दो, बिकॉज फिलहाल जो तुम्हारे साथ होने वाला है उसके प्रूफ तो तुम्हारे पास होने चाहिए। है ना, ऐसा बोलकर यहाँ पर वैसे बहुत पिटती है। इनफैक्ट वो अपना हेयर पे निकाल कर उसके चेस्ट में तक डाल देती है। ये देखकर असिस्टेंट घबरा जाता है और किम को बिलीव नहीं हो रहा था कि जेनी इतनी वायलेंट भी हो सकती है। जिसके बाद जेनी खुद ही यहाँ पर घर वालों को कॉल लगा दी, एनसी से कहते कि मांगो मदद, बोलो इन्हें कि तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाए। तो वो उन्हें यहाँ पर बुलाता है और हॉस्पिटल में होता है। वो अंकल आंटी को ये समझा रहा था कि सचमुच पागल है, प्लीज इसे वापस से मेंटल हॉस्पिटल भेज दीजिए। एंड आंटी के तो आंसू छूट जाते हैं। सचमुच जेनी ने जो कहा था वैसे ही होता है। वो इस फैमिली की लाइफ को हेल बनाकर रख रही है, उन्हें एवरीडे रुला रही है, एवरीडे परेशान कर रही है। वही दूसरे यहाँ पर आंटी आकर उस पर चिल्लाने लग जाती कि पागल हो गया, लगता है तुम्हें एक बार फिर से यहाँ पर मेंटल हॉस्पिटल भेजना ही पड़ेगा। तुमने यहाँ पर मेरी बेटी की लाइफ को खराब करके रख दिया और हम सभी का जीना हराम करके रख दिया है। जेनी बोलती कि फाइनली अब अग्री तो कर रही है, लेकिन आपको मजा तो आ रहा है ना, बिकॉज ये बस शुरुआत है। एंड आंटी यहाँ पर से साइकोपैथ बनाने लग जाती है। अंकल भी कहते कि अब से तुम्हारी जगह उसी बेसमेंट में रहेगी, हम तुम्हें इतना टॉर्चर करेंगे कि तुम वहीं पर अपनी जान दे बैठोगी। वो गार्ड्स को बुलाते हैं उसे बांधने के लिए, लेकिन यहाँ पर किम आकर उन सभी को रोक लेता है। उस समय यहाँ पर आंटी किम को बताती भी है कि जेनी ने क्या कुछ नहीं किया, पर किम कहते कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, जेनी के साथ मैं इनजस्टिस नहीं होने दूंगा। आंटी कहते कि देखिए मिस्टर किम, ये हमारे फैमिली का मैटर है और आपको इसमें नहीं बोलना चाहिए। किम कहता है कि मैं तो बोलूंगा, जेनी मेरी पर्सन है और अगर कोई इसे हर्ट करने की कोशिश कर रहा है तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो कौन है जो कि मेरे बात के अगेंस्ट जाना चाहता है। जहाँ पर उन दोनों की बोलती बंद हो जाती है एंड उतने में वहां पर ग्रैंडपा भी आ जाते हैं और साथ ही साथ वहां पर पुलिस भी आई हुई थी। तब यहाँ पर डेजी किम के पास चली जाती है एंड कहती है कि अब तो तुम्हें यहाँ पर जेनी का रियल फेस समझ आ गया होगा ना,
अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ, ना कि ये लड़की। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो उसे चिपकना शुरू करती है, बल्कि वहां से चला जाता है। और डेज़ी को लग रहा था कि देखा, अब तो यहाँ पर उससे जेनी के ऊपर गुस्सा आ रहा होगा और अब वो मुझसे शादी कर रहेगा। तब यहाँ पर ग्रैंडपा पूछने लग जाते कि यहाँ पर हो क्या रहा है। आंटी बताने लग जाते कि किस तरीके से जेनी ने यहाँ पर उसे स्टैब किया है। डेज़ी कहते कि सही कहा, पुलिस ऑफिसर्स, अब आप यहाँ पर जेनी को अरेस्ट कर सकते हैं। जेनी बोलती कि मुझे अरेस्ट क्यों करेगा कोई। पुलिस कहते कि हम यहाँ पर बस इस जेनी के लिए नहीं, हम यहाँ पर किसी और को ढूंढने के लिए आए हैं। डेज़ी बोलते कि ये कैसी बकवास बात है। एंड वो नहीं यहाँ पर रिपोर्ट्स दिखा रहे होते, बिकॉज आपको तो वो सीन याद ही होगा जब यहाँ पर उसे वो फुटेज मिली थी। तब यहाँ पर उसने क्या किया था, यानी कि उसने यहाँ पर नशे कर रखे थे। जैसे ही यहाँ पर वो मरहम पट्टी कर बाहर कर आता है, वो कहने लग जाता है कि अब मैं ठीक हो चुका हूँ, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अंकल आंटी कहते कि नहीं नहीं, तुम सीरियसली इल हो, तुम्हें घर पर आराम करना चाहिए, घर ही सही जगह है। बट वो कहता है कि नहीं मॉम डैड, मैं तो यहाँ पर हेल में भी रह सकता हूँ और इससे हेल दिखा भी सकता हूँ। जेनी कहते कि माफ करना, मेरी ही गलती कि मुझे यहाँ पर तुम्हें प्रवोक नहीं करना चाहिए था। जी कहता है कि बहुत देरी हो चुकी है, अब तुम यहाँ पर नील डाउन कर नाक रगड़ कर माफी भी मांगोगी तो भी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। और यहाँ पर पुलिस इतने में उसे अरेस्ट कर लेती है। जी को कुछ समझ नहीं आता। जेनी बोलते कि भैया आपको सुधर जाना चाहिए, ड्रग्स आपके लिए ठीक नहीं है। एंड ये वाला फुटेज पुलिस को जा चुका था। ड्रग्स तो हर जगह इलीगल होती है एंड वो लोग उसी को गिरफ्तार करने के लिए आए थे। एंड अब यहाँ पर कोई भी ब्लेम जेनी पर नहीं आता, बिकॉज अब अकॉर्डिंग टू पुलिस यहाँ पर जी अपने सेंसेस में बिल्कुल नहीं है, वो नशे में है। विच मीन्स उसने यहाँ पर अपने आप को ही हर्ट किया होगा और जेनी को यहाँ पर हिप्नोटाइज किया होगा, इमेजिन किया होगा, उसे हेलुसिनेट हुआ होगा कि जेनी उस समय में होगी। बिकॉज जेनी तो उस समय यहाँ पर मिस्टर किम के साथ थी और मिस्टर किम भी यहाँ पर अपना स्टेटमेंट दे चुके हैं। ग्रैंडपा को ये जानने के बाद बहुत गुस्सा आ जाता है कि घूम फिर कर बात यहाँ पर जेनी पर क्यों आ जाती है, और ये इंसान ड्रग्स करता रहा था और तुम उसे किसी ने भी यहाँ पर से रोका भी नहीं। जिसके बाद पुलिस उसे लेकर चली जाती है और सभी लोग उसे पीछे उसे छुड़ाने के लिए चले जाते हैं। जेनी यहाँ पर अपनी स्टाफ को कॉल करती है, बोलती है कि प्लान नंबर बी की शुरुआत कर दो। धीरे धीरे यहाँ पर प्लान और भी तो ज्यादा मजा आना चाहिए। वही दोस्तों यहाँ पर ग्रैंडपा थे, जो कि यहाँ पर एक्चुअल में क्यूरियस थे जेनी के और किम के बीच के रिलेशनशिप को लेकर। एंड तब यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को उस बारे में पता करने के लिए कहते कि क्या वो दोनों सच में एक दूसरे से इतने ज्यादा क्लोज है। वही दोस्तों यहाँ पर जानी आपके हमसे पूछने लग जाते कि बताओ, तुमने यहाँ पर मेरी इतनी ज्यादा हेल्प की है तो इन रिटर्न जरूर तुम्हें भी कुछ चाहिए होगा। एंड यहाँ पर किम कहने लग जाता है कि आई नो, बट आई थिंक कि यहाँ पर उस चीज को मांगने के लिए मैं कुछ ज्यादा जल्दबाजी कर रहा हूँ, पर मैं वेट जरूर कर सकता हूँ। तब यहाँ पर जेनी को अंदाजा आ जाता है कि आखिर वो बोल क्या रहा है। लेकिन किम कहता है कि कोई बात नहीं, कमीशन तो मैं मेरा जरूर लेकर जाऊंगा। एंड ऐसा बोलकर यहाँ पर वो उसे किस करने लग जाता है, जहाँ पर जेनी भी उसे किस बैक करती है। वही दूसरा जब यहाँ पर जाने घर पर आती है, तब उसे समझ आता है कि अरे वाह, उसके मॉम डैड की रोते रोते कितनी ज्यादा हालत खराब हो चुकी है और यही तो वो चाहती थी, उन्हें तड़पाना। आंटी जैसे यहाँ पर जेनी को देखती वो उसे कर्स वर्ड देना शुरू कर देती है। जेनी कहती कोई बात नहीं, बन में जितनी भी भड़ास है निकाल लो, बिकॉज अगर इतने में ही यहाँ पर आप थक चुकी हैं तो आगे जाकर आप चीजों को बेर कैसे करेंगी। और वो उन्हें धमकी देकर वहां से चली जाती है। तब तक आंटी यहाँ पर अपने हस्बैंड से कहती कि हमें इसका एक बार फिर से इंतजाम करना पड़ेगा, इसे मेंटल हॉस्पिटल भेजेंगे तो ही बेहतर होगा। एंड फिर बाद में हमें यहाँ पर पता चलता है जा का एक सीक्रेट साइड कि आखिर वो कितना ज्यादा अब्यूसिव है। उस वीडियो को ड्रोन के थ्रू कैप्चर कर लिया जाता है, जेनी के स्टाफ के थ्रू। एंड अब यहाँ पर टाइम था सभी वर्ल्ड के सामने उसका रियल फेस लाने का, बिकॉज सबके अकॉर्डिंग वो बहुत स्मार्ट है, बहुत ही ब्रिलियंट पर्सन है, बिजनेस में बहुत ही अच्छा है और दिल का बहुत साफ भी है। लेकिन किसी को उसके इस वाइल्ड साइड के बारे में अभी तक पता नहीं है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर कंपनी का सीन देखते हैं जहाँ पर जेनी आ जाती है और डेजी बड़ी ही रुतबे में यहाँ पर उसे पीछे जाकर बैठने के लिए बोल रही थी, बट जेनी उसे यहाँ पर सीट से गिराकर खुद बैठ जाती है और वो एग्रीमेंट दिखाती है जो कि ग्रैंडपा ने साइन एंड स्टैम्प लगाकर उसे दिए हुए है। विच मीन्स अब इस कंपनी में जो डेजी की पोजीशन है वो जेनी की हो चुकी है एंड डेजी एज अ जूनियर अब यहाँ पर जेनी के साथ वर्क करेगी। सभी के सामने उसकी तो बेइज्जती हो जाती है। फिर पारी आ जाती है यहाँ पर पार्टनरशिप मीटिंग की, जो कि क्लब में हेल्ड होती है वैंग की तरफ से। और समय यहाँ पर वैंग का फंडा सिंपल एंड क्लियर था कि वो यहाँ पर अपने सिर्फ और सिर्फ फायदे के लाया हुआ है। वो सभी लोग यहाँ पर ड्रिंक करना शुरू करते हैं और डेजी यहाँ पर जेनी की बुराई करी थी। जेनी उसके मुंह पर वाइन फेंक देती है एंड कहती है कि तमीज से बात करो वरना ठीक नहीं होगा, और वो वाइन जानबूझकर फेंकती है। बिकॉज जब यहाँ पर अपने आप को क्लीन करने के लिए डेजी बाहर की ओर जाती है तब वो यहाँ पर किम को एक रूम में जाता देखती है और वो समझ जाती है कि मौका तो बहुत अच्छा है।
जब वो रिटर्न आते तब सभी लोग ने हाईली ड्रिंक किया हुआ था। वैंग को भी यहाँ पर एक कमरे में ले जाया जाता है। वही दूसरे यहाँ पर जानबूझकर डेज़ी जेनी को वैंग के कमरे में छोड़कर आती है और खुद यहाँ पर चली जाती है किम के कमरे में उसका फायदा उठाने के लिए। किम भी यहाँ पर उसे अंदर खींच लेता है, बट डेज़ी को क्या पता कि वो जिस कमरे में गई हो उस कमरे में तो किम था ही नहीं, बिकॉज इस प्लान में भी यहाँ पर जेनी और किम मिले हुए हैं। किम ने यहाँ पर जो नंबर प्लेट्स थे वो बदल दिए थे, बिकॉज रियल कमरे में यहाँ पर जेनी और किम थे और दूसरे कमरे में यहाँ पर डेज़ी और वैंग थे। सभी लोग यहाँ पर डेज़ी को ढूंढना शुरू कर देते कि इतने में यहाँ पर उन्हें उस होटल रूम का पता चलता है और जैसे ही वो वहाँ पर जाती है वैसे ही वो बहुत खुश थी कि उसने किम के साथ नाइट स्पेंड किए। लेकिन जैसे वो अपने बगल में देखती है वो एक्चुअल में वैंग होता है। सभी लोगों ने तो फोटोज एंड वीडियोस भी निकाल दिए थे एज अ प्रूफ। और तब यहाँ पर तो जाओ को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो डेज़ी पर चिल्लाने लग जाता है बिकॉज डेज़ी ने यहाँ पर सारा प्लान बिगाड़ देती है और डेज़ी भी गुस्से में आकर उसकी पोल को खोल देती है, जिसके बाद उसके सामने जेनी और किम आते हैं। वो सारा ब्लेम यहाँ पर जेनी पर लगाना शुरू कर देती है। किम कहते कि एक सेकंड, तुमने तो अपनी बहन को मेरे कमरे में छोड़ा था और ऐसे भी जेनी और मैं एक दूसरे को बहुत टाइम से डेट कर रहे हैं। हम नाइट स्पेंड करें या ना करें ये हमारा पर्सनल डिसीजन है। तुम बीच में आने वाली कौन होती हो? ऐसा बोलकर यहाँ पर वो उसे धक्का ही मार देता है। सभी लोग इस चीज को रिकॉर्ड कर रहे थे एंड यहाँ पर वो लोग डेज़ी को एक शेमफुल वुमन बुला रहे होते हैं। वही दूसरे यहाँ पर अंकल आंटी आ जाते हैं जेनी पर चिल्लाते हुए एंड ये मैटर यहाँ पर ग्रैंडपा के घर तक पहुंच जाता है, जहाँ पर जेनी उनसे कहने लग जाती कि प्लीज आप लोग खुद ही मुझे बताइए कि आप लोगों के पास क्या प्रूफ है। यहाँ पर तो मैं खुद इतना ड्रंक थी, मुझे तो खुद कुछ नहीं याद है। इनफैक्ट मैं तो किम के साथ भी थी। ग्रैंडपा अगर आप चाहे तो किम को बुला सकते, आप किम पर ट्रस्ट कर सकते, बट इन लोगों पर नहीं। ये सभी जानबूझकर मुझ पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड तब तक सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखाया जा रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर डेज़ी जानबूझकर उसे गलत कमरे में भेजने की कोशिश कर रही थी और इस चीज की वजह से ग्रैंडपा यहाँ पर से बहुत चिल्लाते, साथ साथ उसकी मंथली पॉकेट मनी भी सालों सालों के लिए बंद कर देते। एंड तब यहाँ पर जाओ को भी गुस्सा रहा था। जेनी जाओ से कहती कि अपनी पारी के लिए रेडी रहना, बिकॉज क्या पता तुम्हारा रियल साइड सभी के सामने आ जाए तो, क्या पता तुम गुस्से में आ जाओ तो। एंड ऐसा बोलकर यहाँ पर वो उसे ट्रिगर कर देती है। वही दूसरे बाद में यहाँ पर जेनी मिलने चली जाती है अपनी ग्रैंडमा से, जहाँ पर वो देखती है अपनी ग्रैंडमा को सोते हुए। उस समय ग्रैंडमा के साइड टेबल पर एक रेड कलर की ब्रेसलेट रखी हुई थी, वो ब्रेसलेट जो कि यहाँ पर जेनी ने ग्रैंडमा को दी थी। और ग्रैंडमा उन चीजों को यहाँ पर बेफिजूल की चीजें बुलाया जाती थी, लेकिन अभी तक उन्होंने यहाँ पर उन चीज़ों को संभाल कर रखा है, बिकॉज उन्हें यहाँ पर जेनी की और जेनी की चीज़ों की वैल्यू जो है। ग्रैंडमा यहाँ पर डर के मारे नींद में कह रही थी कि जेनी भाग जाओ, और तब उन्हें समझ आता है कि आखिर यहाँ पर अगर कोई फैमिली में उसकी रियल केयर करता था तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ग्रैंडमा है। और वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि जेनी यहाँ पर इन फैमिली मेंबर्स के साथ इस घर पर कभी भी रहे। तब तक यहाँ पर आंटी और डेज़ी मिलने आ जाते और वो तो यहाँ पर डेज़ी को बिल्कुल नहीं छोड़ती। ये कहते हैं कि अगर मेरे हिस्से का बदला ग्रैंडमा के साथ लेने की कोशिश भी की तो याद रखना, मैं इस बदले को तुम्हारे साथ यहीं पर एंड कर दूंगी, तुम्हारी लाइफ के साथ में। और ऐसा धमकी देकर वहां से वो चली जाती है। वही दोस्तों यहाँ पर किम और जेनी कार में बैठे हुए थे जहाँ पर शादी को लेकर बात शुरू हो जाती है। किम कहता है कि हाँ, तुम्हारे साथ शादी करने वाला हूँ। अभी मैं तुम्हें ये बोलकर डरा तो नहीं सकता, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ कि मेरी शादी अगर होगी तो सिर्फ तुम्हारे साथ होगी। एंड जेनी उसे देखकर यहाँ पर बस एक स्माइल कर देती है। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जाओ को, जिसे यहाँ पर स्पेशल मेडिसिन दिए जा रहे थे, बट वो मेडिसिन यहाँ पर उसे खाने नहीं थे, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग तो वो एकदम परफेक्ट है। बट उसे क्या पता कि वो एक पागल इंसान है, जेनी से भी ज्यादा। तब तक यहाँ पर वो उन मेडिसिन को फेंक देता है एंड हम यहाँ पर देखते हैं डॉक्टर को, जो कि यहाँ पर जाओ ने भेजा था उसे ट्रीट करने के लिए। लेकिन जेनी ने यहाँ पर उस डॉक्टर के साथ अपनी ही सेटिंग लगा ली थी, जहाँ पर वो उससे जाओ को ट्रीट करने के लिए कह देती है, लेकिन एक अनइवन तरीके से। बाद में यहाँ पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हैं, जहाँ पर अलग रिपोर्टर्स और कंपनी के लोग आए थे, बिकॉज जेनी यहाँ पर अपना न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च तो कर रही थी अपने नाम के अंडर। ग्रैंडपा भी वहीं पर मौजूद थे, बट आंटी इन सभी बातों से डिनाई करी थी बिकॉज वो चाहती थी कि ये प्रोजेक्ट उनके बेटे के नाम के अंदर आए, क्योंकि यहाँ पर वो बहुत रिलायबल है और केपेबल है इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। और वही दूसरे यहाँ पर डॉक्टर्स आ जाते हैं, जो कि यहाँ पर बताने लग जाते कि माफ करिएगा, ये प्रोजेक्ट यहाँ पर उस पर्सन के हाथ में नहीं जा सकता जो पर्सन यहाँ पर मेंटली स्टेबल नहीं है। अंकल साहब आंटी डेजी सभी खुश हो जाते, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग डॉक्टर्स यहाँ पर जेनी के लिए आए हुए थे। जा भी वहां से जेनी को जाने के लिए कहता है और उसे थप्पड़ मारने वाला था, बट वो उन्हें रोकते कहती कि ये आप क्या कर रहे, मेडिसिन तो आपने खाई है स्क्रिंसोफोनिया की, और आप यहाँ पर जेनी पर क्यों ब्लेम कर रहे। एंड पूरा का पूरा पासा वहीं पर पलट जाता है।
जहाँ पर डॉक्टर बता रहे थे कि वो जेनी के लिए तो आए है ही नहीं। जेनी तो कम्प्लीटली फाइन है। वो एक्चुअल में यहाँ पर जाओ को लेने के लिए आया है जो कि इतने टाइम से इल है। वो सभी के सामने चीज़ दिखाता तो नहीं, लेकिन उसके अंदर का वाइल्ड सेल्फ तब निकलता है जब कोई उसके आस-पास नहीं होता और उसे गुस्सा उतारना होता है। आंटी उसके पास जाती है, वो उसे भी धक्का मार देता है, डेज़ी को भी धक्का मार देता है, अपने डैड को भी। वो बेचारी एबी को तक उठाकर डराने लग जाता है और तब डॉक्टर्स को उसे यहाँ पर इंजेक्शन देना पड़ता है, यानी कि एनेस्थीसिया, जिस वज़ह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। सभी रिपोर्टर्स फोटोज निकालते हैं एंड तब उन्हें पता चलता है कि मेन प्रॉब्लम तो इनके बेटे जाओ में थी। ग्रैंड पापा को भी गुस्सा आ जाता है कि सभी लोग यहाँ पर जेनी को एक मेंटल पेशेंट बोल रहे थे और इनका खुद का बड़ा बेटा ऐसा निकलेगा, ये तो मुझे भी नहीं पता था। इसका इलाज जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। वही दूसरा फिलहाल यहाँ पर ग्रैंड पा कंपनी का सारा हैंड ओवर जेनी को दे देते हैं, जो चीज यहाँ पर ये फैमिली तो बिल्कुल नहीं चाहती थी। बट जेनी का प्लान उसके अकॉर्डिंग अच्छे से वर्क कर रहा होता है। वहीं दोस्तों यहाँ पर अंकल चले जाते हैं अपने डैड यानी कि ग्रैंडपा से मिलने के लिए, जहाँ पर और वहाँ पर वो उन्हें समझाने की कोशिश करते कि उनके साथ गलत हो रहा है। ग्रैंडपा क्लियरली कह देते कि देखो, तुम लोगों की वजह से ऑलरेडी मेरी रेपुटेशन इतनी डाउन हो चुकी है। अगर यहाँ पर जेनी ये सब कुछ बता रही है तो जरूर कुछ ना कुछ होगा ही और कमियां तुम सब में होंगी, इसलिए मैं यहाँ पर आगे की बहस को नहीं सुन सकता। अंकल समझ जाते कि ग्रैंडपा को समझा कुछ मतलब नहीं है, बिकॉज वो यहाँ पर प्रूफ पर बिलीव करते, जो प्रूफ और एविडेंस उनके पास फिलहाल है नहीं। वही दूसरे यहाँ पर जेनी सेलिब्रेट करने चली जाती है अपनी उस फ्रेंड के साथ में, जो कि उसका इतने टाइम से साथ देती आ रही थी। लेकिन वो दोनों यहाँ पर हाईली ड्रंक थे और जब यहाँ पर किम को आना पड़ता उसे पिक करने के लिए, जेनी उससे पूछने लग जाती कि आखिर तुम मुझे पसंद क्यों करते हो? तुमने खुद देखा कि मैं अपनी फैमिली को कैसे ट्रीट करती हूँ। तब कि मुझसे बता रहे थे कि जो तुम कर रही हो वो तुम डिजर्व करती हो, बिकॉज तुम्हारी फैमिली ने जो तुम्हारे साथ किया है ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। और तुम यहाँ पर बहुत ही हम्बल काइंड हार्टेड वुमन हो, ये बात तो मुझे भी पता है। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम की जो सिस्टर इन लॉ है वो उसके ऊपर हमेशा से दबाव बनाती आ रही है, उसके ऊपर डोमिनेट होती आ रही है। एंड उस समय यहाँ पर इवेंट में भी सेम चीज हो रही थी, किसी ने आवाज नहीं उठाई थी। जेनी अकेली थी जिसने जाकर यहाँ पर किम को सेव किया था। फिर यहाँ पर जेनी को धीरे धीरे याद आ रहा था कि वो एक्चुअल में किम से पहले भी मिल चुकी है, पर उनका कोई ऐसा कॉन्वर्जेशन या बातें हुई ही नहीं थी। बस वही सिचुएशन में दोनों मिले हुए थे एंड फिर इतने में यहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। जेनी जब यहाँ पर घर पर आती है तब आंटी यहाँ पर उस पर चिल्ला रही थी कि तुमने मेरे पहले बेटे की भी लाइफ खराब कर दी और दूसरे की भी, आखिर तुम यहाँ पर करना क्या चाहती हो? जेनी कहते कि सिंपली बताया तो था, आप सभी लोगों के साथ एडवेंचरस ड्रीम की ओर बढ़ना चाहती हो। जाओ के साथ हो गया, जी के साथ हो गया, बट डीसी अभी तक यहाँ पर जेल तो गई नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, डीसी के बाद आप दोनों का नंबर आने वाला है। आप दोनों को स्पेशली मैं एंड तक रखने वाली हूँ ताकि आप लोग ये सब कुछ होता देख इतना तड़पो जितना मैं यहाँ पर तड़पी थी एक दूसरे से मदद मांगने के लिए। ऐसा बोलकर वो अपने कमरे में चली जाती है। वही दूसरा बाद में यहाँ पर जेनी चली जाती है ग्रैंडपा के घर पर, बिकॉज ग्रैंडपा यहाँ पर जेनी को गुड न्यूज बता रहे थे, जो होती है यहाँ पर किम के साथ शादी करने के लिए। एंड स्पेशली यहाँ पर निया आई हुई थी, जो कि किम की सिस्टर इन लॉ होती है, ये रिश्ता लेकर। जेनी मना कर देती है। निया कहती कि अरे तुम दोनों पूरा दिन लवी डवी कपल जैसे घूमते हो और आज यहाँ पर शादी करने से इनकार कर रहे हो। डेज़ी तब यहाँ पर जेनी पर चिल्लाने लग जाती है और जेनी उसे थप्पड़ मारती है, ये कहते हुए कि लगा तुम्हें यहाँ पर अपने से बड़ों से बात करने की तमीज बिल्कुल नहीं है डेज़ी, तो मुझे तो तुम्हें मैनर सिखाने पड़ेंगे। एंड तब तक वहाँ पर किम आ जाता है, जहाँ पर डेज़ी किम से कहती कि देखा, वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है, वो किस तरीके से तुम्हारे साथ शादी करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। एंड यहाँ पर किम डेज़ी को अपने आप से दूर करा देता है। डेज़ी उसे समझाने की कोशिश करती कि मैं अकेली तुमसे लव करती हूँ, हम शादी कर सकते। बट किम उसे कहता है कि तुम चुप करो, मैं तुम्हें यहाँ पर कंसिडर कभी नहीं करने वाला, भले तुम यहाँ पर दुनिया की आखिरी वुमन क्यों ना रहो। वही दूसरा यहाँ पर आंटी को गुस्सा आ जाता है। आंटी कहती कि काश जेनी तुम यहाँ पे मेरी बेटी नहीं होती तो ही बेहतर था। जेनी बोलने लग जाती है कि मैं मानती हूँ आप हमेशा से यहाँ पर हमेशा डेज़ी की साइड लेंगी, लेकिन आपको पता तो है ना कि आखिर डेज़ी किसकी बेटी है। ये सुनते ही यहाँ पर अंकल घबराने लग जाते और वो जेनी का मुंह बंद करने के लिए उसे इशारे करते। जेनी बोलती कि क्या हुआ डैड, आपने मॉम को अब तक बताया नहीं कि डेज़ी यहाँ पर आपकी सेकंड लवर की बेटी है। ये सुनते ही यहाँ पर आंटी के होश उड़ जाते। डेज़ी भी आंटी को कंसोल करती कि ऐसा कुछ नहीं है, जेनी झूठ बोल रही है। बट यहाँ पर जेनी उन्हें डीएनए रिपोर्ट सिखा रही होती है, ये कहते हुए कि आपके पति ने आपसे झूठ कहा कि डेज़ी एक अडॉप्टिव बेटी है। आप खुद ही सोचिए, एक बेटी के होते हुए दूसरे बेटी को अडॉप्ट करने की अचानक से क्या जरूरत पड़ गई। लगता है आपसे ये सीक्रेट इतने साल से छुपाया गया, आपको बेवकूफ बनाया गया। ये जानते ही यहाँ पर आंटी उन्हें थप्पड़ मारने लग जाती है
और आंटी को भी यहाँ पर अपने किए की सजा मिलना शुरू हो चुकी थी, जो कि यहाँ पर अपनों से ही बिट्रेयल का था। बिकॉज जेनी के साथ भी तो सेम चीज हुई थी। उसे खुद की मम्मा ने यहाँ पर से बिट्रे कर दिया था, और आंटी तो यहाँ पर अपने हस्बैंड को भी मारने लग जाते हैं और बिल्कुल नहीं छोड़ती है। डेज़ी बोलती कि तुम ये सब इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम शादी नहीं करना चाहती। जेनी बोलती कि पूरी बात तो सुन लो, पहली बारी यहाँ पर तुम्हारी आएगी। पहले तुम मिस्टर वैंग के साथ शादी करोगी। पता है ना तुम दोनों के बीच क्या हुआ था। उसके बाद मेरी और किम की शादी आराम से हो सकती है। ऐसे भी ग्रैंडपा आपको तो पता ही है कि हमारी शादी एक बिजनेस डील के तौर पर कितनी ज्यादा अच्छी रहेगी। आप खुद ही सोचे कि दोनों कंपनीज को कितना बेनिफिट होगा। डेज़ी यहाँ पर शादी करने से मना कर देती है। उतने में यहाँ पर जा आ जाती है बताने के लिए कि जेनी किस तरीके से जानबूझ कर ये सब कुछ कर रही है ताकि यहाँ पर वो हम सबको फंसा सके। जेनी बोलती कि एक सेकंड, वो क्या ना इंटरनेट स्लो वर्क कर रहा होगा सबका, सभी के फोन में वीडियोस तो आ ही गए होंगे। एंड वहां पर जाके वो अभी उसे वाले वीडियोस बाहर आ जाते, जिसे देखते सभी को हैरानी होती है। इनफैक्ट पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए आ जाती है, बिकॉज यहाँ पर जाओ की जो एक्स गर्लफ्रेंड थी वो किडनैप या फिर घूमी हुई नहीं थी। उसका असल में यहाँ पर जाओ ने मर्डर कर दिया था। गुस्से में आकर पुलिस उसे गिरफ्तार कर चली जाती है। एंड आंटी यहाँ पर पागल हो जाती है। वो आकर डीजी के बाल खींचने लगते हैं। स्टाफ को जबरदस्ती आंटी को वहां से ले जाना पड़ता है। इतने में यहाँ पर ग्रैंडपा का सबसे लाडला ग्रैंडसन एबीबी उसके अगेंस्ट हो जाता है, बुरा भला बोलना शुरू कर देता है। और ग्रैंडपा को भी ये चीज बहुत हर्ट होती है। डेज़ी भी ग्रैंडपा को समझाना चाहती है कि देखिए, आपके पास सभी प्रूफ है इसलिए आप मेरा साइड ले रहे हैं। प्रूफ नहीं होते तो आज यहाँ पर जस्टिस मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं होता। एंड तब यहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है जस्टिस करने के लिए। बिकॉज अगर जेनी किसी पे बिलीव करती है तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा। एंड ग्रैंडमा यहाँ पर इस एज में भी उन्हें डिवोर्स देने के लिए रेडी थी। अंकल कहने लगे थे कि तुम्हें पता है ना सब कुछ मेरा है। ग्रैंडमा कहती कि भूलो मत, तुमने शादी मुझसे यहाँ पर मेरे डैड की इनहेरिटेंस की वजह से की थी, जो कि अब तक तुम्हारे नाम पर हुई नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें डिवोर्स में कोई एलिमनी देना भी नहीं चाहती कुछ होते हुए भी। इनफैक्ट तुम्हें मुझे यहाँ पर भुगताना भरना पड़ेगा। ग्रैंडपा कहते कोई बात नहीं, मेरे पास यहाँ पर निया है, मैं और वो सेम प्लान के साथ आगे वर्क करेंगे। लेकिन निया भी यहाँ पर जेनी और इन सभी लोगों के साथ मिली जुली हुई थी, जहाँ पर उसे ग्रैंडपा से तो कुछ फर्क पड़ता है नहीं। वो तो सिर्फ यहाँ पर उन सभी लोगों को प्रवोट करने के लाई थी एंड ये समझाने के लिए कि मैं तो आप लोगों के साथ हूँ, लेकिन फेकली साथ। ग्रैंडपा को यहाँ पर हार्ट अटैक आना शुरू हो जाता है। उनकी पूरी बॉडी यहाँ पर पैरालाइज हो जाती है। एंड वे दूसरे में यहाँ पर देखते हैं जेनी को और उसकी ग्रैंडमा को, जहाँ पर फाइनली उन्हें उनकी फ्रीडम इस टॉक्सिक फैमिली से मिल चुकी थी। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं किम को और जेनी को, जो कि यहाँ पर अपने आगे की लव स्टोरी को आगे बढ़ा रहे होते एंड शादी की बातें कर रहे होते। फिर ये ड्रामा इसी के साथ यहीं पर खत्म हो जाता है।